आज क्लास लगनी होगी। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग सब लोग को। जल्दी सब लोग वॉइस एक बार कंफर्म करें, फिर वीडियो कंफर्म करें, हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सब लोग को। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास और भी नए टॉपिक्स को हम सब लोग सीखेंगे। डेली कुछ हम सब लोग एडप्ट कर रहे हैं, चीजों को जोड़ रहे हैं। सिविल वालों के लिए एक बेहतरीन फिर वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में। LMRC की वैकेंसी आ गई है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की वैकेंसी है, तो सिविल वाले उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। खुश रहिए। तो वॉइस क्लियर है? इस समय आवाज आ रही है? देवेंद्र कुमार जी आप बताइए, आपको गुड मॉर्निंग। देवेंद्र जी को गुड मॉर्निंग। LMRC में लखनऊ मेट्रो में वैकेंसी आई है, मैकेनिकल गुरु जी। चलिए, हाँ, मैकेनिकल की अभी वैकेंसी आएगी बार्क और इसरो में, जो आपको दिसंबर तक, तब तक हम सब लोग कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी कर चुके होंगे। तो दिसंबर में वैकेंसी नोटिफाइड है, दिसंबर में वैकेंसी आएगी। ठीक है, चलिए। तो यूपी में LMRC लखनऊ मेट्रो की वैकेंसी आई है, तो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। आज कुछ नई चीजें सीखेंगे जो जनरली लोगों को समझ में नहीं आती हैं। जैसे आइसोट्रॉपिक क्या है, तो इसके बारे में हम सब लोग आज बात करेंगे। अच्छा, मैं यूपी गुरु जी, बिल्कुल। चलिए, तो ये आप ध्यान रखिए, जितने लोग मैकेनिकल वाले थोड़ा सा आप इंतजार करिए, पर वैकेंसी बहुत बेहतरीन आएगी। आपके DRDO में आ ही गई है, DRDO में वैकेंसी है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। और मैकेनिकल में इसरो और बार्क में और भी बेहतरीन वैकेंसी आएगी, मतलब ढेर सारी वैकेंसी एक साथ आ रही होगी, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। जो प्योर टेक्निकल होता है, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है कि बार्क और इसरो प्योर टेक्निकल एग्जाम ही होता है, तो इसीलिए हम सब लोग उसके लिए भी आगे से ध्यान रखेंगे। यही सब चीजें रहेंगी और यही सब आएगा। मैकेनिकल में ध्यान रखिए, अगर आप इसरो का एग्जाम दे रहे हैं तो मैकेनिक्स और सोम के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। गुड मॉर्निंग शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। तो अब हम सब लोग कल की जो बातें हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन इसको हम आगे लंबी क्लास में कन्वर्ट करेंगे, क्लास और आगे बढ़ेगी। ठीक है, देखते रहिएगा। कल हमने एक बात आपको बताई थी कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ, एरिया अंडर द कर्व ऑफ लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम, लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम क्या देगा आपको? एरिया अंडर द कर्व ऑफ लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम क्या आपको देगा? आप बताइए। आप एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी। एरिया अंडर द कर्व ऑफ लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम गिव्स एनर्जी। ठीक है, और अगर एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया क्या देगा? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी देगा। एनर्जी क्या देगा? डेंसिटी देगा। क्लियर है? ये बात कल हम सब लोग ने डिटेल में कर लिया था और आप लोग समझ भी गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान सुनिएगा, जब कभी हम लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाए, क्या बनाए? लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम, उसमें ऐसे कुछ नेचर अगर देखें तो लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम का और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का दोनों का नेचर सेम ही होगा, दोनों का शेप सेम ही होगा, वैल्यू अलग होगी। क्योंकि लोड में इनिशियल एरिया से भाग करोगे तब स्ट्रेस मिलेगा, और इनिशियल लेंथ से भाग करोगे तो स्ट्रेन मिलेगा जब आप डिफ्लेक्शन में भाग करोगे। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। बस ये ध्यान रखिए, आपको ये जानना है कि यहां पर कहीं प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, यहां पर कहीं इलास्टिक लिमिट होगा। इलास्टिक और प्रोपोर्शनल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और ज्यादातर केसेस में आजकल हम देख भी रहे हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट ना देके इलास्टिक लिमिट ही आपसे लगवाया भी जा रहा है कि इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड है। जबकि अगर एक्यूरेट आंसर देखा है तो प्रोपोर्शनल लिमिट इसीलिए डिफाइंड ही है क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हुक्स लॉ स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। खैर चलिए, तो अब आते हैं, अगर हम इलास्टिक जैसे लोड हम लगाए, कितना लोड लगाए? इतना ही लोड लगाए। ये इलास्टिक है 10 किलो न्यूटन मान लीजिए, और हम 5 ही किलो न्यूटन लगाए, तो 5 किलो न्यूटन के क्रॉसपॉन्डिंग अगर आप 5 किलो न्यूटन लगाए तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग कुछ डिफ्लेक्शन तो होगा ना। अब उसके कारण तो कुछ एरिया इसके अंदर आएगा, उतनी एनर्जी तो स्टोर होगी, उतनी एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी। बात समझ में आ रही? तो जब आपको एक वर्ड हम बोल रहे हैं विद इन इलास्टिक, विद इन इलास्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम आपसे बोले विद इन इलास्टिक लिमिट, अच्छा विद इन इलास्टिक लिमिट ये होता है कि इसके नीचे 10 के नीचे, जैसे एक 10 एग्जांपल लिया है, इलास्टिक लिमिट अगर आपका 10 किलो न्यूटन है तो 10 किलो न्यूटन से नीचे कोई भी लोड आप लगा रहे हो, 5 लगा रहे हो, 7 लगा रहे हो, 8 लगा रहे हो, तो उस 7 के क्रॉसपोंडिंग कुछ स्ट्रेन आएगा, 8 के क्रॉसपोंडिंग कुछ स्ट्रेन आएगा, और उस स्ट्रेन के कारण एरिया आएगा। तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो एनर्जी स्टोर होती है वो रेजिलेंस कहलाती है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलेंस। क्या बोला हमने? रेजिलेंस। तो विद इन इलास्टिक अगर वर्ड कहीं रहेगा, अगर विद इन इलास्टिक कहीं वर्ड रहेगा तो क्या कहलाएगा? रेजिलेंस। और विद इन इलास्टिक क्या? एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी नहीं, एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलेंस। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है गुरुजी? भाई रेजिलेंस का क्या अपना महत्व है, इस प्रॉपर्टी क्या महत्व है? तो रेजिलेंस एक ऐसी एनर्जी है, जब आप अनलोड करोगे, जब आप क्या करोगे? अनलोड, लोड को हटाओगे, तो ये एनर्जी जो मटेरियल के अंदर स्टोर हुई है वो रिलीज करके फिर से ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, फिर से ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन, क्योंकि ये सारी एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट है। तो रेजिलेंस ये बताता है कि ये एनर्जी रिकवर की जा सकती है, ये एनर्जी बाद में रिलीज करके हम ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप और साइज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो रेजिलेंस एक तरीके से रिकवरेबल एनर्जी का को बताता है, जिसको हम रिकवर कर सकते हैं। अगर विद इन इलास्टिक लिमिट रहता है तो रेजिलेंस। इसी में आ जाता है कि अप टू इलास्टिक लिमिट, इसी में अगर एक वर्ड आ जाता है, क्या आ जाता है? अप टू इलास्टिक लिमिट। अगर हम बोल दिए अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू का मतलब ध्यान देखिए, अप टू इलास्टिक लिमिट का मतलब जीरो से लेकर इलास्टिक तक, जीरो से लेकर इलास्टिक तक। तो अगर आपसे आ जाए कि आप एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट, तो वो आपका अप टू जब वर्ड आएगा तो इसको प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रूफ रेजिलेंस। ये अलग इंपॉर्टेंस है। ये प्रूफ रेजिलेंस ये बता रहा है कि इलास्टिक लिमिट तक मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है। तो अगर वर्ड ये आता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट, तो होगा प्रूफ रेजिलेंस। और अप टू वर्ड ये बताता है कि जीरो से लेकर 10 किलो न्यूटन, जैसे हमने एग्जांपल लिया, वहां तक लोड करने पर, जीरो से लेकर 10 किलो न्यूटन तक लोड करने पर कितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है। तो रेजिलेंस एक जनरल टर्म है, विद इन इलास्टिक लिमिट कितनी एनर्जी स्टोर हो रही, और अप टू इलास्टिक प्रूफ रेजिलेंस एक आपकी स्पेसिफिक वैल्यू है जो बता रहा कि मैक्सिमम कितनी एनर्जी, मैक्सिमम कितनी रिकवरेबल एनर्जी स्टोर की जा सकती है, मैक्सिमम कितनी रिकवरेबल एनर्जी स्टोर की जा सकती है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि कितनी आप जिसको रिकवर कर सकते, मैक्सिमम कितनी एनर्जी इसमें स्टोर कर सकते, वो बताता है प्रूफ रेजिलेंस। तो प्रूफ रेजिलेंस ये बताता है कि आप रिकवरी करने तक कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। और विद इन इलास्टिक है तो वो रेजिलेंस, अप टू इलास्टिक है तो प्रूफ रेजिलेंस। अब ध्यान समझ में आया? और दोनों एनर्जी स्टोर करने की बात कर रहे हैं, दोनों आपके लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम में मिलेंगे। दोनों किस में मिलेंगे? लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम में। तो लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम में विद इन इलास्टिक लिमिट रेजिलेंस, अप टू इलास्टिक लिमिट प्रूफ रेजिलेंस, कि पूरा पूरा इलास्टिक लिमिट तक एरिया प्रूफ रेजिलेंस। ये एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस हो गया कि इससे ज्यादा एनर्जी हम रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब जो बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम शेप वैसे ही होगा, कुछ थोड़ा सा वैल्यू चेंज। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में एनर्जी जो एरिया मिलेगा, ये क्या मिलेगा? एनर्जी नहीं मिलेगा, ये क्या मिलेगा? एनर्जी, ये मिलेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मिलेगा? ये
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, क्या बोला, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अप टू इलास्टिक लिमिट। अब बताइए अप टू इलास्टिक लिमिट जो देगा वो क्या देगा, एनर्जी, एनर्जी अप टू वॉल्यूम देगा कि नहीं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम देगा। तो अब ध्यान दीजिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अप टू इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी स्टोर करने की क्षमता पर यूनिट वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ये क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ये होगा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एनर्जी नहीं है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एनर्जी नहीं है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो है वो आपका एनर्जी डेंसिटी है। अब क्या है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, अप टू इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है कि अप टू इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी स्टोर्ड, प्रूफ रेजिलेंस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मतलब एक तरीके से अगर देखें तो प्रूफ रेजिलेंस अपॉन वॉल्यूम ही मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है। प्रूफ रेजिलेंस जो कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ही क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है। क्लियर है। और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बताता है कि इलास्टिक लिमिट तक हम कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर कर सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट, विद इन नहीं, अप टू इलास्टिक लिमिट इज नोन एज modulus of resilience, and modulus of resilience is the area under the curve, area under the curve of stress strain diagram up to elastic limit। तो इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो एरिया होगा, इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो एरिया होगा ये मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कहलाएगा। किसमें, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। किसमें, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। क्लियर हुई बात। अगर यही हम आपसे कहें कि लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम में, क्या बोला, लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम में अप टू इलास्टिक लिमिट तक एरिया क्या होगा, तो प्रूफ रेजिलेंस होगा। वो क्या होगा, प्रूफ रेजिलेंस होगा। क्लियर बात, एकदम समझ में आ रहा ना, बात समझ में आ रही ना। तो ये आपका होगा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, और उधर लोड डिफ्लेक्शन में क्या आएगा, प्रूफ रेजिलेंस विद इन इलास्टिक लिमिट है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इस एनर्जी को जब आप अनलोड करोगे तो ये रिलीज करके ओरिजिनल शेप और साइज को एडॉप्ट कर लेगा। एक नया टर्म है टफनेस। क्या है, टफनेस। अब क्वेश्चन, टफनेस क्या होता है, टफ, टफ का क्या मतलब, बहुत टफ हुआ है। तो टफ का मतलब कि बहुत कुछ सहे पिए खाए पिए बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो क्या हार्ड होना अलग बात है, हार्ड होना कि आप खुरच नहीं पाओगे उसको, लेकिन टफ का मतलब है कि कुछ खा पी के ऐसे आराम से बैठे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत स्टेबल नेचर के होते हैं, मारी दो थप्पड़ तब भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, अरे वाह कोई बात नहीं, ये तो प्यार में था, ठीक है। तो ऐसे, तो टफ यहाँ पे वर्ड क्या, फिर से बोल रहे हैं टफनेस। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस ऑफ टफनेस, क्या हमने बोला, मॉडुलस ऑफ टफनेस या फिर टफनेस अगर वर्ड आता है, अगर मॉडुलस ऑफ टफनेस या टफनेस आता है, दोनों सेम ही बात है, दोनों क्या है, सेम ही है। टफनेस और मॉडुलस ऑफ टफनेस दोनों क्या है। अच्छा कभी कभी इतना कंफ्यूजन आ जाता है, कोई बात नहीं, जब कभी भी आपको कभी जूल में दिया हो, जब कभी कंफ्यूजन हो तो ये ध्यान रखिए, जब कभी जूल में दिया हो तो जूल में दिया होगा तो एनर्जी दिया होगा, जूल में दिया होगा तो एनर्जी, और ये किसका, लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम का एरिया होगा। जब कभी जूल में दिया होगा एनर्जी होगा, लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम होगा, और जब कभी जूल पर मीटर क्यूब दिया होगा तब ये एनर्जी नहीं होगा, ये एनर्जी डेंसिटी होगा। ये क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी होगा।
और ये आपको मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। ये काफी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन चीजें थोड़ी क्लियर रखिएगा। रेजिलेंस इज एनर्जी बट मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी। क्लियर, समझ में आ रहा ना? तो टफनेस या मॉडुलस ऑफ टफनेस आता है तो दोनों बातें आप सेम मानेंगे, और दोनों में और थोड़ा सा क्लियरिटी, जब आपको एनर्जी डेंसिटी दी होगी तो मात्रक अलग होगा। अब इस सिचुएशन में टफनेस, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में टोटल एरिया क्या देगा? आप बताओ, टोटल एरिया क्या देगा? टोटल एरिया क्या देगा? तो टोटल एरिया देगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू फ्रैक्चर, अप टू मतलब जीरो से फ्रैक्चर पॉइंट, अप टू ये पॉइंट क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट। ये क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट। तो फ्रैक्चर पॉइंट तक, किसी बॉडी में फ्रैक्चर मतलब टूटने तक, फ्रैक्चर पॉइंट तक पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है? टफनेस क्या होगा, या मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कहां तक? अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज नोन एज टफनेस। और जो ज्यादा टफ होगा उसका मतलब क्या है? वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है टूटने से पहले। ये इंपॉर्टेंसी कहां पर आएगी? तो जब किसी को हम ज्यादा डिफॉर्म करते हैं, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचना चाहते भी हैं, तो जब खींचते हैं, वर्क करते हैं, वही एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर होती जा रही है। जब छोड़ेंगे तो वो रिकवर करेगी, ऐसी बात नहीं है, पर वर्क जो कर रहे स्टोर होती जा रही है। अब अगर वो टफ ना हो, वो उस एनर्जी को ना खाने के लिए तैयार हो, ना स्टोर करने के लिए तैयार हो, तो फ्रैक्चर हो जाएगा कि नहीं? तो टूट जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए स्प्रिंग जब हम बनाएंगे तो स्प्रिंग हम क्या करेंगे? टफ मटेरियल का बनाएंगे। डक्टाइल तो बनाएंगे क्योंकि मोड़ मोड़ के शेप देना है, तो डक्टाइल तो होना ही चाहिए, पर टफ भी होना चाहिए। टफ क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब टफ रहेगा तो फ्रैक्चर जल्दी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड अप टू, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। अगर कहीं वर्ड आ जाए फ्रैक्चर पॉइंट, तुरंत टफनेस दिमाग। अब देखिए टफनेस में जो है, टफनेस में इलास्टिक तो अपने आप ही बैठा हुआ है। क्या टफनेस पूरा है? हाँ गुरुजी। तो टफनेस जो पूरा है उसमें ये इलास्टिक तो है ही, मतलब टफनेस के अंदर रेजिलेंस तो है ही। मतलब क्या है कि टफनेस में रिकवरेबल एनर्जी भी है और नॉन रिकवरेबल भी है, इलास्टिक एनर्जी भी है और प्लास्टिक एनर्जी भी है, इलास्टिक एनर्जी भी है और प्लास्टिक एनर्जी भी है टफनेस में। जबकि रेजिलेंस में क्या है? रेजिलेंस में सिर्फ इलास्टिक एनर्जी है। रेजिलेंस में क्या है? सिर्फ इलास्टिक एनर्जी है, जिसको रिकवर करके ओरिजिनल शेप और साइज को एडॉप्ट कर सकता है। टफनेस हमें ये बताता है कि मटेरियल इतना सब कुछ खा लेगा, इतनी एनर्जी स्टोर कर लेगा, तब भी फ्रैक्चर नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट तक कितना एनर्जी हुआ स्टोर। अब क्वेश्चन आया कि कैसे जानूंगी गुरुजी ये सब? तो एक तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दें, उसका एरिया निकाल लें। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एरिया देगा वो टफनेस या फिर मॉडुलस ऑफ टफनेस देगा। टफनेस या मॉडुलस ऑफ टफनेस एक ही बात है। अप टू इलास्टिक लिमिट तक देगा, और अप टू इलास्टिक लिमिट हमें क्या देगा? अप टू इलास्टिक लिमिट हमें केवल और केवल मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस देगा। और टफनेस में दोनों चीजें हैं, टफनेस में इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों एनर्जी है। एकदम क्लियर हो गया ना पूरी बात? एकदम समझ में आ गया? तो एक तो सिंपल भाई, अगर आप सब लोग टफनेस जानना चाहते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओ और उसका एरिया निकाल लो, जो कि बहुत आसान होगा। त्रिभुज बनेगा? नहीं गुरुजी, इसका एरिया थोड़ा कठिन होगा। एरिया थोड़ा क्या होगा? कठिन, क्योंकि ये कर्व शेप है और जिगजैग है, कोई फार्मूले से नहीं है। ये तो एक्सपेरिमेंटल से जिस नेचर का आ गया। कोई जरूरी नहीं पैराबोला हो, कोई जरूरी नहीं क्यूबिक हो, लॉग हो, कुछ नहीं पता है। तो कोई फार्मूला होता गुरुजी तब तो कोई बात नहीं, हम एरिया निकाल ही लेते इंटीग्रेट करके। तो इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना कठिन। तो किसी ने कहा कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंटल चेक कर लो। तो कैसे एक्सपेरिमेंटल चेक करें? क्वेश्चन आया कि कैसे एक्सपेरिमेंटल चेक करें। अब आप सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात,
एक मटेरियल है और ये कह रहा है कि हमारी तुम टफनेस चेक करो। हमारी क्या चेक करो? टफनेस। हम कहे कोई बात नहीं यार, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो कुछ भी चेक कर सकते हैं। अब कैसे इसका टफनेस चेक करें? तो हमने कहा कोई नहीं, तुम चलो और तुम्हें हम पकड़ के ऐसे बैठा लेंगे, ऐसे फिक्स कर लेंगे। अब हम क्या किए, अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किए। सेटअप में क्या आया? एक ऐसे हैमर आया और एक ऐसे आपका क्या आया? हैमर, जो शार्प है, बहुत तगड़ा शार्प है। एक हैमर है ऐसे, मतलब यहां हाथ लगाओ ये तोड़ देगा खट से, यहां पर हाथ लगाओ ये क्या करेगा? तोड़ देगा हैमर। अब हमने इसको पिवट कर लिया, यहां पर ऐसे इसको क्या कर लिया? पिवट कर लिया। हैमर को वहां पर पिवट कर दिया गया। जैसे पिवट किया गया, ठीक, पिवट करने के बाद क्या हुआ कि हम यहां पर एक स्केल बना लिया, ऐसे ऐसे 180 डिग्री 90 डिग्री सब कुछ बना लिए, यहां पर ऐसे ऐसे स्केल बना लिए और इस हैमर को उठाए और उठाए यहां तक हैमर को ले गए। हैमर को उठाए और यहां तक इस हैमर को ले गए। बात समझ आ रही? जब हैमर वहां लेके गए और हम अपना वर्कपीस यहीं पर सामने रख दिए ऐसे, अब अगर उठाए तो कुछ इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, कुछ इसके अंदर क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उठा लिए, उठा के ले गए और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब इसको छोड़े, छोड़ने के बाद इसने मटेरियल को खट से तोड़ा। जिससे आप सोचिए यहां हाथ ऐसे आया, हैमर आया, खट से टूट गया। जब टूट गया तो क्या हैमर उतने पॉइंट तक आएगा? नहीं। अब हैमर उस हाइट तक नहीं गया। अब हैमर उस हाइट तक नहीं गया, ये टूट गया आपका मटेरियल। और जब मटेरियल टूट गया तो हैमर उस हाइट तक नहीं गया। आप बताओ, अगर उस हाइट तक नहीं गया तो क्यों नहीं गया? क्वेश्चन, तुरंत क्वेश्चन आया दिमाग में, क्यों उतना ऊपर तुम नहीं गए? देखिए प्रैक्टिकल सब कोई करता है, पर प्रैक्टिकल को समझना है क्यों ऐसा ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया। जैसे आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर पढ़े होंगे तो जब भी हमने आपसे कभी क्या बनवाया होगा, स्पेसिमेन बनवाया होगा, तो स्पेसिमेन क्यों ऐसा ही, ये एक क्वेश्चन मार्क था। तो इसी में हमने हैमर जब गिराया, इसने तोड़ा, उतनी हाइट तक नहीं गया, जबकि जाना। अब बताइए, अब पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर इतना ही है, पोटेंशियल एनर्जी 2, और पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 1। तो आपका खर्च कहां हुआ भैया? खर्च कहां हुआ? इस मटेरियल को तोड़ने में। इस मटेरियल को तोड़ने में आपकी एनर्जी खर्च हो गई। तो जो इतनी एनर्जी और लॉस हुई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पर mgh1 होगा और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh2 होगा। तो mgh1 माइनस mgh2 जो होगा वही मटेरियल को तोड़ने में चला गया, और तोड़ने में चला गया तो क्या हो गया? वही टफनेस है। पर यूनिट वॉल्यूम कर लो तो टफनेस। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए टफनेस को कैसे टेस्ट करते हैं या कैसे मेजर करते हैं, तो एक तो ये एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, पर दूसरा आपका आया आइजोड और चारपी टेस्ट। आइजोड और चारपी, आइजोड और चारपी टेस्ट। बात समझ में आ रही? तो आइजोड चारपी टेस्ट में हम क्या करते हैं? आइजोड चारपी टेस्ट में हम सिंपली यही करते हैं कि हम एनर्जी तोड़ के एनर्जी निकालते कि फ्रैक्चर पॉइंट तक कितना आपका एनर्जी स्टोर हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आइजोड और चारपी दो क्यों है? आइजोड और चारपी दो क्यों है? एकदम ये बताइए, एक्सपेरिमेंट समझ में आया? और ये कई बार पूछा गया कि आइजोड और चारपी टेस्ट कैसे किया जाता है? तो आइजोड और चारपी टेस्ट टफनेस मेजर करने के लिए किया जाता है। क्या मेजर करने के लिए? टफनेस मेजर करने के लिए किया जाता है। एक बार क्लियर हो गया ना? एकदम समझ में आया? बताइए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही रहता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट मैकेनिक्स लैब में देखे हो तो ऐसे ही रहता है, बस इसमें इधर कहा जाता है कि कोई मत खड़ा होना, क्योंकि ये जब छोड़ेंगे तो कट से तोड़ गया। अब देखिए, क्या ये मटेरियल आपका ब्रिटल मटेरियल था?
क्या ये मेटेरियल, कोई जरूरी नहीं है, डक्टाइल मटेरियल को भी इतने कम, इतना इंपैक्ट लोड दे दिए, इतना सडन लोड दे दिए, बात सुनिए, इतना सडन लोड दे दिए कि ये तुरंत क्या हो गया, फेल हो गया। और जब तुरंत फेल हो गया तो आपको समय नहीं मिला, ये भी कैसा फ्रैक्चर करेगा, ये कैसा फ्रैक्चर करेगा, ये भी आपका ब्रिटल की तरह ही टूटेगा, भले डक्टाइल है। अगर कोई ये पूछे कि कहीं पर इंपैक्ट लोडिंग हो रही है तो मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होना जरूरी है? सर मटेरियल का टफ होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंपैक्ट लोड होगा तो वो उस एनर्जी को सह पाए, एब्जॉर्ब कर सके, टूटे नहीं। तो मटेरियल का वहां पर टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि डिफॉर्म हो, एनर्जी स्टोर हो, पर वो रिकवर हो जाए, तब रेजिलेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब डक्टिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब स्क्रैच कराना चाहते हैं तब हार्डनेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप उसके पूरे वॉल्यूम को डिफॉर्म करना चाहते हैं तो स्टिफनेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? तो ऐसा कोई मटेरियल जहां इंपैक्ट लोड, अब इंपैक्ट लोड क्या होता है? अरे यार आप सोचिए, वन टाइम, बिल्कुल एक टाइम ही टूट जाएगा। ये क्या है कि हैमर है यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऐसे आया, खट से टकराया और ये उतनी हाइट तक नहीं गया। जब नहीं गया तो कुछ तो एनर्जी लॉस हुआ ना, कुछ तो एनर्जी लॉस हो, और जो एनर्जी लॉस हुआ कहां गया? अब देखिए ये सब चीजें मान के चलना पड़ेगा कि बेरिंग हमारा क्या है, फ्रिक्शनलेस है, बेरिंग में लॉस निग्लिजिबल है, और जो टूटा, जो एनर्जी लॉस हुआ उसको इसके तोड़ने में ही खर्च किया गया, वही आपका टफनेस हो गया। क्लियर हो गया? तो आइजोड और चारपी में दो डिफरेंसेस है। आइजोड में क्या रहेगा, आप ध्यान दीजिए, आइजोड और चारपी अभी से नोट भी कर लीजिए दो तीन बातें, क्योंकि पूछ लिया था। ये तो आप सिंपल बात है कि आइजोड चारपी किसके लिए किया जाएगा, टफनेस टेस्ट के लिए किया जाएगा, और आपको मटेरियल साइंस में और डिटेल में होगा, लेकिन अभी हम करा दे रहे। तो आइजोड में जो स्पेसिमेन होल्ड करेंगे वो वर्टिकल रखेंगे, स्पेसिमेन क्या करेंगे, वर्टिकल ऐसे होल्ड करेंगे। और हैमर, यहां पर एक नॉच बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, नॉच। हैमर आया, इसे टकराया, तोड़ के चला गया। और जब वर्टिकल रखेंगे तो वन एंड क्या है, वन एंड आपका फिक्स है और अदर एंड क्या है, फ्री है। तो ये आपका कैंटिलीवर बीम होगा। ये क्या होगा, कैंटिलीवर बीम होगा। आइजोड में स्पेसिमेन वर्टिकल होता है, हैमर आके टकराता है, फ्रंट में नॉच होता है और ये टूट जाता है, एनर्जी चेक क्लियर। और इसमें वन एंड फिक्स होगा, दूसरा एंड फ्री होगा, इसलिए कैंटिलीवर बीम। जबकि जब चारपी होगा, जब चारपी टेस्ट करेंगे तो चारपी टेस्ट में हम मटेरियल को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रखेंगे ऐसे। यहां पर सपोर्ट होगा, इस साइड सपोर्ट होगा, दोनों साइड क्या होंगे, सपोर्ट, दोनों एंड पर सपोर्ट होगा। और जो नॉच बनेगा वो पीछे की तरफ बनेगा। नॉच क्यों, जैसे देखिए नॉच क्यों, क्वेश्चन यह है, अगर नॉच ना हो तो ये कहीं से भी टूट सकता है। और आप हैमर से टकरा रहे हैं, इंपैक्ट लोडिंग करा रहे हैं, तो अगर नॉच नहीं बनाएंगे, क्रैक इनिशिएशन नहीं होगा तो टूटने के चांसेस भी कम होंगे। तो हल्का सा नॉच इसलिए बनाएंगे कि जिससे इसमें फ्रैक्चर हो, और जब फ्रैक्चर हो सकता है हैमर आके टकराए, टूटे ही ना। तो उस सिचुएशन जब नॉच बना रहेगा तो टूटेगा, और टूटेगा तो ये कुछ पीछे तक जाएगा। अब ये किसमें कितना हाइट तक ऊपर गया, जैसे किसी में तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई तो उसमें हैमर नीचे ही रह जाएगा, बहुत ऊपर नहीं जाएगा। बात समझ में? इसमें क्या होता है कि चारपी वाले में पीछे की तरफ नॉच बनाते हैं और हैमर आके यहां टकराता है। इसमें दोनों एंड पर सपोर्ट होता है, इसलिए क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। और सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर की तुलना में थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम सब लोग चारपी को आइजोड से बेहतर मानते हैं। और इसमें जो नॉच होगा वो पीछे, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। जब आप ऐसे टकराएगा, जब ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल नहीं रहेगा, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो जब हैमर टकराएगा ऐसे टूट जाएगा, खट से टूट जाएगा। बात समझ में आ रही ना?
तो आइजोड 4p, 4p में सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, आइजोड में कैंटिलीवर बीम। कई बार ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं, इसलिए जैसे आपको बिंडल हार्डनेस में बताया था हमने, बॉल होता है, और इसमें रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में क्या होगा, इंडेंटर जो होगा वो डायमंड कोन होगा, बीकर हार्डनेस या लूप हार्डनेस में डायमंड पिरामिड होगा। ये सब हमने आपको बता रखा, कई बार पूछा, अभी यूपीआर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि किसमें आपका डायमंड कोन यूज किया था, रॉकवेल में। अलग अलग स्केल किसमें होता है, रॉकवेल में, एबीसी। बिनर हार्डनेस नंबर निकालने फार्मूला क्या है वो भी आपको बताया, 2p/1 पाई डी, d माइनस अंडर डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, तो सब कल बताया। एक वर्ड और बताया होगा अगर आपको याद हो, हार्डनियाबिलिटी टेस्ट। एक बार इसको बताइए कि हम बताएंगे नहीं। हार्डनियाबिलिटी टेस्ट के लिए जॉमनी टेस्ट होता है, जॉमनी टेस्ट। जॉमनी टेस्ट आपको कल लिखाया होगा मेरे ख्याल से। हार्डनियाबिलिटी, कितने डेप्थ तक आप किसी मटेरियल को हार्ड कर सकते हैं, तो वो हार्ड करने की एबिलिटी हार्डनियाबिलिटी कहलाती है। और हार्डनियाबिलिटी टेस्ट हम जॉमनी टेस्ट से करते हैं, नहीं बताया था, चलो जॉमनी टेस्ट लिखा दे रहे हैं, तो ये पूछा जाता है। हार्डनियाबिलिटी जो होता है ये किससे करते, चेक करते हैं, जॉमनी टेस्ट। जॉमनी टेस्ट, ये नोट रखिएगा। जॉमनी टेस्ट किसके लिए क्या आता है, तो जॉमनी टेस्ट आपका हार्डनियाबिलिटी टेस्ट के लिए क्या आता है। देखिए हार्डनेस टेस्टिंग के लिए सोरे एक्सप्लोरोस्कोप भी है, नूप हार्डनेस भी है, रॉकवेल हार्डनेस भी है, बिंडल हार्डनेस भी है, और बीकर हार्डनेस। हार्डनेस टेस्ट करने, हार्डनियाबिलिटी नहीं। हार्डनियाबिलिटी आपको क्या बता रहा है, हार्डनेस देखिए, हार्डनेस बता रहा है कि स्क्रैच ना कर पाने के विरोध करना, स्क्रैच को इंडेंटेशन को, पेनिट्रेशन को विरोध करना ही हार्डनेस है। पर किसी भी मटेरियल को किसी के सरफेस पर कितने डेप्थ तक हार्ड कर सकते हैं वो उसकी हार्डनियाबिलिटी बताता है। जैसे अगर आप सुने हो तो बेल्डेबिलिटी, बेल्डेबिलिटी क्या करता है, किसी भी मटेरियल को बेल्ड होने की एबिलिटी, किसी मटेरियल को कितने आसानी से बेल्ड किया जा सकता है उसकी बेल्डेबिलिटी बताएगा। जैसे अगर आपसे पूछें तो आप वुड को बेल्ड नहीं कर सकते, कभी भी आप वुड को बेल्ड नहीं, लकड़ी को नहीं कर सकते। ऐसे नॉन फेरस मटेरियल्स को बेल्ड करना कठिन होता है, तो उसकी बेल्डेबिलिटी बहुत कम होती है। पर हाँ, आप फेरस मटेरियल्स को बेल्ड कर सकते तो उसकी बेल्डेबिलिटी अच्छी होती। तो क्वेश्चन हार्डनियाबिलिटी, हार्डनियाबिलिटी, हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी, किस डेप्थ तक, कितने डेप्थ तक आप मटेरियल को हार्ड कर सकते हैं। कैसे हार्ड करोगे, फ्लेम हार्डनिंग कर सकते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग कर सकते हैं। भाई आपको डिटेल में आपको मटेरियल साइंस में कराएंगे, पर ये ध्यान रखिए कि हार्डनिंग कैसे करते हैं। एक गांव में आपको सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। गांव में गए, हसिया पिटवाने गए, हसिया से हैमरिंग करके पिटवा ली। पहले रेड हॉट किया होगा, फिर हैमरिंग किया होगा। हैमरिंग करने के बाद अगर वो पानी में तुरंत क्वेंच कर दे, तुरंत उसको ठंडा कर दे, छू से पूरा हुआ, तो जब ठंडा कर दिया तो उसकी हार्डनेस बढ़ गई। कितने सडनली आप कूलिंग कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, बात समझ में। और किस डेप्थ तक आप हार्ड कर सकते हो वो हार्डनियाबिलिटी का होता है। और हार्डनियाबिलिटी किससे करते हैं, जॉमनी टेस्ट। ये पूछा गया है जॉमनी टेस्ट, आपको जो हम क्वेश्चन सीरीज देंगे उसमें सब हम देंगे, पूछेंगे भी, ठीक है। तो अब हमारे ख्याल से टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, इन सब में आप सब लोग डिफरेंस समझ गए होंगे, पढ़ लेते हैं। और अभी अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सच बता रहे हैं, आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस समझना आसान नहीं होता है, लेकिन चलिए हम आपको आसान करेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन किसके किसके भी, डिफरेंस बिटवीन रेजिलेंस एंड टफनेस, टफनेस और रेजिलेंस के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन रेजिलेंस एंड टफनेस। चलो भाई इन दोनों के बीच डिफरेंस की बात करते हैं, क्या है। द डिफरेंस बिटवीन रेजिलेंस एंड टफनेस इज एज फॉलोज। क्या है रेजिलेंस, क्या है, तो रेजिलेंस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक रेंज, विद इन इलास्टिक रेंज, इलास्टिक रेंज के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब करना रेजिलेंस कहलाता है। और टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक। मतलब क्या है, हम में भी तुम हो पर तुम में हम नहीं हैं। टफनेस कह रहा, रेजिलेंस तो हमारे अंदर है पर रेजिलेंस में टफनेस नहीं है। टफनेस क्या है, वो इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है।
तो टफनेस इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक एज वेल एज प्लास्टिक लिमिट। अगला मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस मतलब एनर्जी डेंसिटी। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज द एरिया बिलो द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन टेंशन टेस्ट अप टू इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट तक जो एरिया देगा वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। और फ्रैक्चर पॉइंट तक जो देगा, जो फ्रैक्चर पॉइंट, वो मॉडुलस ऑफ टफनेस या टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द टोटल एरिया बिलो द स्ट्रेस स्ट्रेन। टोटल का मतलब कहां तक, फ्रैक्चर तक, टोटल एरिया बिलो द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। रेजिलेंस टेल्स, रेजिलेंस क्या बताता है कि ये एनर्जी अगर छोड़ दोगे ना, खाना खिलाए वो भरे पड़े मुंह में, ऐसे फुलाए बैठे मुंह फुलाए, जैसे मौका मिले गाली दे देंगे। 2 थप्पड़ मारे थे ना, उसको सहे नहीं है, उसको फुलाए बैठे हैं। तो रेजिलेंस रिलीज कर देंगे जैसे, और टफनेस क्या कर रहा है, कुछ रिलीज करेंगे, कुछ खाए पिए मस्त रहेंगे, टेंशन न लो, ठीक है। तो रेजिलेंस टेल्स अबाउट द रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी, जो रिकवर की जा सकती है। वाइल टफनेस रिप्रेजेंट्स, टफनेस ये बताता है कि टूटने तक कितना स्टोर कर सकते हैं। हाउ मच एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर, टफनेस ये बताता है। आई थिंक रेजिलेंस, टफनेस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस सब आपको क्लियर हो गया होगा। प्रूफ रेजिलेंस भी अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप करके बताइए, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं। आगे बढ़े। अब जैसे एरिया स्ट्रेस स्ट्रेन, अगर आप इलास्टिक तक ही एरिया लेते तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, अगर आप पूरा एरिया लेते तो मॉडुलस ऑफ टफनेस या टफनेस किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम का। किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम का। अरे वाह, क्या वर्ड लिखा है, टाइप्स ऑफ मटेरियल, और पहला मटेरियल लिखा है होमोजीनियस। क्या लिखा है, होमो, होमो भैया, होमोजीनियस। होमोजीनियस ये क्या होता है, बड़ा खतरनाक लिख देते हो गुरुजी। समांग, समांग, समांग का क्या मतलब, सभी अंग, सभी अंग बराबर, यही तो हुआ सम अंग। तो समांग का हिंदी क्या हुआ, सभी अंग बराबर। अभी अंग, तो यहां अंग की बात नहीं होगी भाई, यहां पर होगी प्रॉपर्टी की, यहां बात होगी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, अरे गुरु ये इतने दिनों से प्रॉपर्टी है तो पढ़ा रहे हो आप, प्रॉपर्टी के अलावा पढ़ाए क्या, कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल सेक्शन में तो टच ही नहीं किए। समांग होमोजीनियस, तो ऐसा कोई भी मटेरियल, जैसे कोई मटेरियल हम चूज किए, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसका कहीं पर भी प्रॉपर्टी एक ही जैसा हो। अब जैसे मान लीजिए कि आप समुद्र के पानी को कहीं से भी से एक लोटा उठा लो, एक लोटा जब भर लिए, नदी का पानी एक लोटा भर लिए, तो कहीं से 2-4-10 किलोमीटर बाद भी भरोगे, डेंसिटी लगभग वही क्या रहेगी, सेम रहेगी डेंसिटी, मतलब प्रॉपर्टी तो ही, मास लगभग उस लोटे में भरे तो मास लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब ध्यान दीजिए, सेम प्रॉपर्टी, क्या बोला, सेम प्रॉपर्टी, सेम कौन सी प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी एट ऑल पोजीशंस, एट ऑल पोजीशन, हर जगह जहां जाइएगा हमें पाइएगा। समांग का मतलब सिंपल सा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो सेम प्रॉपर्टी एट ऑल पोजीशंस, बस एक थोड़ा तो ट्विस्ट मार दिए, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो क्या हो गया, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल पोजीशन इन अ स्पेसिफिक, इन अ स्पेसिफिक, ये क्या वर्ड बोले गुरुजी, ये तो यहीं फंसा दिया। अरे भैया जहां जाइएगा हमें पाइएगा, पर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों, ये बड़ा क्वेश्चन। जैसे आप जाइए कहीं से भी बालू भर लीजिए, एक ही जैसा बालू, पर कहीं चना मिल गया उसी में गिरा हुआ, किसी सोन एक सिक्का 10 का मिल गया, 20 का सिक्का मिल गया, तो सिक्के मिल गए तो प्रॉपर्टी कहोगे, अरे यार यहाँ तो सिक्का था, यहाँ बालू बालू था। तो अब देन जहां भी जाइए सेम प्रॉपर्टी मिले, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे हमने तय कर लिया है कि हम दाहिने साइड देखेंगे,
हम तय कर लिए कि राइट साइड देखेंगे, तो जहां भी देखते हैं राइट साइड वही इलास्टिक मॉडुलस मिलता है, वही यंग्स मॉडुलस मिलता है, वही शियर मॉडुलस मिलता है। हर एक जगह पर, यहां पर भी वही मिलता है, यहां भी, मतलब हर एक स्पेस में, पूरे स्पेस में एक ही दिशा में, एक पर्टिकुलर दिशा में इलास्टिक मॉडुलस क्या हो। और ये बिल्कुल नहीं बता रहा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा भाई, इसको आप अपने सोचिएगा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इधर भी वही होगा ना, ये हम नहीं कहे। हम केवल ये कहे हैं कि कोई एक दिशा तय कर लो, उस दिशा में हर जगह पर प्रॉपर्टी सेम। अब इस दिशा में अगर हम तय कर लिए, मान लीजिए E1 है, तो इसका भी उसी दिशा में E1 ही, E आना जरूरी नहीं है, हर जगह E आना जरूरी नहीं है, E1 हो सकता है, दूसरी दिशा में प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, पर हां दूसरी दिशा में हर जगहों पर वही प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब होमोजीनियस क्या बताता है? होमोजीनियस ये बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हर जगह प्रॉपर्टी आपको सेम मिलने वाली है। एकदम समझ में आया होमोजीनियस? होमोजीनियस ये केवल इतने, कोई भी आपसे कहा कि भैया किसी भी उस दिशा में हर जगह प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम, तो ये बिल्कुल नहीं हम आपसे कहे कि दूसरी दिशा में भी सेम होगा, नहीं। हाँ, दूसरी दिशा में सब जगहों पर वही होगा, जो होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हर जगह सेम होगी। इसका होमोजीनियस का जगह से कोई लेना देना नहीं है। होमोजीनियस स्पेस पर डिपेंड ही नहीं करता। होमोजीनियस मटेरियल में जो प्रॉपर्टी होगी वो स्पेस पर नहीं डिपेंड करेगी, हर जगह पर वही होगी, पर डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। ये क्या होगा? डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो होमोजीनियस में डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, पर स्पेस डिपेंडेंट नहीं, स्पेस से कोई लेना देना नहीं। जैसे एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, शानदार। एक आपका बड़ा सा खेत है, बड़ा सा, खूब बड़ा सा खेत है, खेत है, इसको क्या बोल दिए? खेत। और इस खेत में एक बार ऐसे ट्रैक्टर लेके गए और इतना ऐसे जोत दिए, ऐसे ट्रैक्टर लेके इसकी पूरी जुताई कर दी, प्लोइंग कर रहा था, तो आपने इसको ट्रैक्टर लेके एक बार मूव कर दिया ऐसे। अरे वर्टिकल खेत नहीं है यार, हॉरिजॉन्टल ही खेत है, हॉरिजॉन्टल खेत में एक बार ट्रैक्टर से चला दी। अब आप सब लोग बताइएगा कि गुरुजी हम चाहे यहां पर इस दिशा में देखें, 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 तो इस दिशा में हर जगह पर प्रॉपर्टी क्या है? सेम। इस दिशा में अगर इधर हम तय कर लिए, नहीं हम कहेंगे हम इधर देखेंगे, तो इधर भी वही, इसी दिशा में हर जगह प्रॉपर्टी इधर भी सेम। ऐसे अगर कोई इधर तय कर लिया तो इधर भी, अब क्या ये वाली प्रॉपर्टी सेम है क्या? नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी सेम होना जरूरी नहीं है, पर हर जगह पर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। एकदम क्लियर? ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज एट ऑल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज होमोजीनियस मैटेरियल। द मैटेरियल इन विच, द मैटेरियल, कौन सी मैटेरियल? इन विच सेम प्रॉपर्टी एट ऑल पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज होमोजीनियस मैटेरियल। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आया आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट आपका क्या आया? आइसोट्रॉपिक। क्या नाम है हमारा? हमारा नाम है आइसोट्रॉपिक। अब आइसोट्रॉपिक क्या कहता है? आइसोट्रॉपिक कहा कोई नहीं, हम यार कुछ नहीं कहते, हम क्यों लिए कहते हैं, जिस बिंदु पर आप कहीं भी जाकर खड़े हो जाइए, इधर उधर इधर इधर इधर, जिस दिशा में देखो हर दिशा में प्रॉपर्टी क्या हो? सेम। किसी एक पॉइंट पर हर एक दिशा में प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो। आइसोट्रॉपिक क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है, सेम प्रॉपर्टी, आइसो मतलब सेम, प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, हर एक दिशा में सेम प्रॉपर्टी एट अ
पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर हर दिशा में प्रॉपर्टी सेम हो। जिधर देखो, अब देखिए 10 दिशाएं, इस कोने उस कोने, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जिधर देखें सब तरफ प्रॉपर्टी सेम। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगली पॉइंट पर भी वही प्रॉपर्टी हो, नहीं। ये जरूर करा कि अगले पॉइंट पर इधर उधर इधर 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 सब तरफ जो भी होगा वही सेम होगा। मान लीजिए हो सकता है ई ही हो, लेकिन आप ये कह नहीं रहे, हम केवल ये कह रहे हैं जहां जिस बिंदु पर आप खड़े होंगे उसके चारों दिशाओं में प्रॉपर्टी सेम होगी। उसके चारों दिशाओं में प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। अगले बिंदु पर क्या होगा हम नहीं जानते, पर अगले बिंदु पर जो भी होगा वो चारों दिशाओं में सेम होगा। ठीक, तो आइसोट्रॉपिक क्यों लिए? अब देखिए, आइसोट्रॉपिक डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं। आइसोट्रॉपिक मटेरियल में मटेरियल की प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। किसी बिंदु पर गए और उससे पूछे, अरे कहा यार, चाहे जिधर देखो वही है, ई ही ई है। पर दूसरे बिंदु पर गए, दूसरे बिंदु का चाहे जिधर देखो वही है जो हम इधर देख के बता, पर उन दोनों के एक ही जैसी हो ये हम नहीं कह रहे। आइसोट्रॉपिक ने कहा भैया हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी चारों दिशाओं में सेम है किसी एक बिंदु पर, तो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट, और ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होगा, डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना, पर स्पेस डिपेंडेंट होगा। स्पेस क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। ये जगह से जगह पे बदल सकता है, इस जगह पर कुछ और हो सकता है, इस जगह पर कुछ और हो सकता है, इस जगह पर कुछ और हो सकता है, पर इस जगह पर जो भी होगा वो हर दिशाओं में सेम रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार बताइए, अगर चीजें अगर समझ में आ गई तो एक बार बताइए थम्स अप करके, समझ में आया? शिवांगी चौधरी जी, आप सब लोग, देवेंद्र कुमार आप बताइए, समझ में आया आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस? आइसोट्रॉपिक क्यों लिए बता रहा है? सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट स्पेसिफिक पॉइंट। और होमोजीनियस क्या बताता है कि एट स्पेसिफिक डायरेक्शन में हर जगह पर प्रॉपर्टी सेम। ठीक है देवेंद्र, आप बताइए कैसा, मतलब चीजें दोनों क्लियर हैं? दोनों क्लियर हैं? बेहतरीन तरीके से बताइए। अब नेक्स्ट एक बात आ गई, एक छोटी सी बात आ गई। क्या बात है अगली? अगली बात है कि अगर आपका होमोजीनियस भी हो आइसोट्रॉपिक भी हो, दोनों चीजें हो, मर्ज करके आ जाए, क्या आ जाए? होमोजीनियस एज वेल एज आइसोट्रॉपिक। अब आपका होमोजीनियस भी हो, होमोजीनियस भी हो, होमोजीनियस भी हो एंड आइसो, और नहीं एंड आइसोट्रॉपिक हो, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? होमोजीनियस भी और आइसोट्रॉपिक भी होती, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरे बॉडी में कहीं भी जाओ और किसी भी दिशा में देखो, कहीं भी जाओ ये बताया होमो ने, और किसी भी दिशा में देखो ये आइसोट्रॉपिक, तो हर जगह आपको प्रॉपर्टीज क्या मिलने वाली है? सेम मिलने वाली है। इसका मतलब हुआ सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एज वेल एज एट एनी स्पेस। तो किसी भी स्पेस में किसी भी दिशा में प्रॉपर्टी क्या है? सेम। क्लियर बात हो गई। और हम ये इन्वर्सल एजम्पशन मानेंगे। एक बात ध्यान रखिए, हमने आपको सोम में 2 एजम्पशंस बता रखा है। एक बता रखा है कि सोम में हर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, पूरी एनालिसिस किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जितने भी मेंबर्स हैं, हर कोई इक्विलिब्रियम में, ये यूनिवर्सल एजम्पशन है। और दूसरा हमने आपको बता रखा है कि ठीक है इक्विलिब्रियम में। अब दूसरा बोल रहे हैं, इसको नोट करिए कि हर एक ऑब्जेक्ट जो मानेंगे हम क्या मानेंगे? होमोजीनियस ही नहीं, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मानेंगे। होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक जितने एजेंशन होंगे, कभी आपको मान लीजिए बेंडिंग का थ्योरेटिकल आ गया, एसएससी मेंस दे रहे हैं, तो उसमें आ गया कि बेंडिंग के एजेंशन लिखिए, इतना जरूर लिख दीजिए कि मेंबर इज इन इक्विलिब्रियम और द बॉडी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज क्या है? होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ये दोनों एजेंशन तो तय हैं, टॉर्सन आए तब भी तय हैं, एक्सियल बार आए तब भी तय हैं।
तो ये दोनों एजम्पशन, मटेरियल क्या है, होमोजीनियस भी है और आइसोट्रोपिक है। और होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मान लेने में क्या सुविधा है कि कहीं स्पेस में कोई लोचा नहीं, कहीं जाओ वही प्रॉपर्टी, और किसी दिशा से कोई मतलब नहीं, किसी भी दिशा से कोई मतलब नहीं, हर एक दिशा में वही प्रॉपर्टी सेम। समझ में आ गया ना, एकदम से, एकदम समझ में आया। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अब अगर एक आ जाए वर्ड एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसो, एन मतलब एंटी नहीं हो जाता क्या, लगता नहीं एंटी विरोध का मामला है, और किसका, आइसोट्रोपिक। तो एन आइसोट्रोपिक ये कहता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, बस। एन आइसोट्रोपिक ये बताता है, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक क्या बताता है कि गुरुजी हम एक बॉडी में ऐसे गए थे, खड़े थे, इधर देखे तो लड़की दिख रही थी, इधर देखे तो लड़का दिख रहा था, इधर देखे तो आदमी दिख रहा था, इधर देखे तो औरत दिख रही थी। तो कहीं भीड़ में गए और भीड़ में खड़े हुए, चारों दिशाओं में, ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, इधर कुछ और है, उधर कुछ और है, चारों दिशाओं में अलग अलग प्रॉपर्टीज हो, क्या हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या करेगा, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे प्रैक्टिकली पूछा जाए कि होमोजीनियस आइसोट्रोपिक का एग्जांपल बताओ, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक का एग्जाम्पल बताओ, कहां बताओगे? तो हम जनरली मान लेते हैं कि जो आपकी लकड़ी है उसकी किसी भी दिशा में, जबकि होता नहीं ऐसा, वुड जो होता है वो आर्थोट्रोपिक होता है। कोई भी मटेरियल है, एल्युमिनियम है, स्टील है, उसके बीच में गए और देखे चारों दिशाओं में प्रॉपर्टी सेम, और कहीं भी किसी जगह पर गए तब भी हर जगह प्रॉपर्टी सेम, ये आप मानते हैं। अब अगर प्रैक्टिकली कोई कहे तो आप क्या करिए, आप क्या करिए, नदी में अंदर डुबकी लगा लिए, ऊपर मत रहिएगा, ऊपर अगर है तो ऊपर की तरफ आसमान है, लेकिन जब नदी में एकदम बीचों बीच में ऐसे पानी नहा रहे हैं, एकदम बीचों बीच में, एकदम नीचे भी जमीन पर नहीं, तब सोचिए क्या मामला है। सर उस समय क्या लगता है कि ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, दाएं भी पानी, बाएं भी पानी, चारों तरफ पानी, और एक ही जैसी प्रॉपर्टी वाला पानी। और अगर थोड़ा सरक के और आगे बढ़ गए उसी पानी में, तो क्या फिर बदले, नहीं, फिर वही पानी। तो ऐसा सोचिएगा कि मटेरियल ऐसा है कि उसके चारों तरफ प्रॉपर्टी सेम है, हर जगह पर प्रॉपर्टी सेम है। नहीं, डूबना नहीं है भाई, ना तो डूबना ना तो ऊपर आना, अंदर उसी में चुपके से बैठ ही रहना है, ठीक है। चलिए, तो जब ऐसे भी आप देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि चारों तरफ प्रॉपर्टी सेम है, और चारों जगहों पर कहीं भी जाइए हर जगह प्रॉपर्टी सेम है। तो मटेरियल ऐसा रहे कि उसके हर जगह कहीं भी अंदर जाएं तो चारों तरफ प्रॉपर्टी सेम हो, और हर एक जगहों पर प्रॉपर्टी सेम हो, तो होमोजीनियस भी होता है और आइसोट्रोपिक भी होता है। क्लियर हो गई बात, एकदम समझ में आया। और एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, हर एक दिशा में, जिधर देखी अलग अलग दिखा। अब जैसे उसी पानी में किधर की तरफ मछली मछली भरी पड़ी है, एक तरफ खूब पेड़ उसी में घुसे पड़े हैं, तब उस समय कहेंगे अरे नहीं गुरु, इधर प्रॉपर्टी अलग है, इधर मछली है, इधर मगरमच्छ है, इधर सांप है, इधर कुछ है। तो जब आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखने लगे तब आपका एनाइसोट्रॉपिक। और एक वर्ड आता है ऑर्थोट्रॉपिक, एक क्या आता है, ऑर्थोट्रॉपिक। तो ऑर्थोट्रॉपिक ये बताता है कि आप केवल कुछ नहीं टेंशन लीजिए, एक प्रॉपर्टी इधर देखे, इधर सबकी प्रॉपर्टी सेम, पर जब आप लंबोत देखे, जब आप परपेंडिकुलर देखे, तो उधर प्रॉपर्टीज है तो सेम पर इससे अलग है। ये अगर E1 है तो ये क्या है, E2 है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग अलग हो, ऑर्थोट्रॉपिक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्थोट्रॉपिक। तो इन सब बातों को हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल में क्या है, होमोजीनियस मटेरियल। और होमोजीनियस क्या बोलता है, सेम प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन यूनिक डायरेक्शन, इन यूनिक डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा इसको,
सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल एट ऑल पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पर, कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रॉपर्टी से कोई घबराहट नहीं है, पर क्या है, सेम प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन यूनिक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऐसे देखे सब प्रॉपर्टी सेम। और ये बिल्कुल नहीं बोला कि ऊपर भी वही होगा, नहीं, ऊपर जो होगा वही सब जगह होगा, ये जरूर बोला। सेम प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट इन यूनिक डायरेक्शन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज आर एक समान, यूनिफॉर्म एट एनी पॉइंट इन द गिवन डायरेक्शन, किसी गिवन दिशाओं में प्रॉपर्टीज क्या हो, यूनिफॉर्म हो। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन स्पेस, स्पेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम स्पेस किसी भी जगह, बट फॉर गिवन डायरेक्शन। तो होमोजीनियस में प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर डिपेंड करती, पर स्पेस पर डिपेंड नहीं करती। अगला आपका देखिए, आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस के बाद क्या आ गया, आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस के बाद आइसोट्रॉपिक। अब जैसे आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक आप देखिएगा, आइसोट्रॉपिक क्या बोला, इस डायग्राम देखिए, इस पॉइंट पर हर दिशा में, सारी दिशाओं में प्रॉपर्टी सेम, और इस पॉइंट पर भी सारी दिशाओं में सेम, पर दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन एनी डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पर चारों दिशाओं में प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। आगे, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन इन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल में डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता भाई। और नेक्स्ट क्या है, एन आइसोट्रॉपिक, बहुत समझा चुके, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। जैसे यहां पर है, इधर ई है, इधर E1 है, इधर E2 है, इधर E3 है, तो किसी गिवन पॉइंट पर प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग अलग हो, और इनकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है, डिपेंड करती है। डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया एकदम से। तो नेक्स्ट आपका ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक पूछा भी गया एग्जांपल, तो वुड, जितने लकड़ी होते हो ऑर्थोट्रॉपिक होते हैं। वुड जो होता है वो क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक। क्या होता है इसमें कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट इन ओनली क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, एक्स डायरेक्शन में E1 प्रॉपर्टी, वाई डायरेक्शन में E2 है, और जेड डायरेक्शन में प्रॉपर्टी E3 है। जेड डायरेक्शन में जो बाहर आ रहा है उधर की तरफ प्रॉपर्टी क्या है, E3 है। तो क्या हुआ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट इन ओनली, कौन सी दिशा, कौन सी दिशा गुरुजी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट ओनली। तो ये वुड याद रखिए, वुड एक ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर होता है भैया, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा होगा। ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर होता है, समकोण होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ऑर्थोट्रॉपिक। अब नोट ही दिलाएंगे, नोट पढ़ के नोट छापिएगा, ठीक है, पढ़िए खूब, और बाद में सिलेक्शन लेके खूब नोट छापिए मस्त एकदम। इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी एज्यूम, हम मानते हैं, होता नहीं है, हम मानते हैं, ओनली होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल मानते हैं, मतलब किसी भी दिशा में जाइए तो भी वही, कहीं भी जाइए तो भी वही। बात समझ में आया एकदम से। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जिस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पॉइसन रेशियो। नेक्स्ट आपका क्या होगा, पॉइसन रेशियो। आज के लिए इतना ही करते हैं, पॉइसन रेशियो बहुत डिटेल में करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप सब लोग बताइए, फीडबैक। और आज की क्लास में कुछ नई नई बेसिक चीजों को आप सब लोगों ने सीखा, टफनेस, रेजिलेंस, उसके बाद आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक, और इसके बाद हम सब लोग इलास्टिक कांस्टेंट शुरू करें। एक बात ध्यान दीजिए,
इस चैप्टर का अगर नाम देखेंगे तो आपका पहला क्या था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा इलास्टिक कांस्टेंट, तीसरा थर्मल स्ट्रेसेस। तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको 1 बाय 1 टेस्ट करना, नापना, इंपॉर्टेंसी सब कुछ बता दिए। प्रॉपर्टीज खत्म हो गया है, अब शुरू होता है इलास्टिक कांस्टेंट्स। 2-3 लेक्चर आपका इलास्टिक कांस्टेंट चलेगा, किसमें क्या संबंध होता है, तुम बड़े कि हम बड़े, क्यों बड़े और बड़े हैं तो क्या फायदा क्या नुकसान, ये सब बातें हम सब लोग डिटेल में करेंगे। तो पॉइसन रेशियो, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस सब में बहुत आते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे पिल्लू टाइप के, अरे यार देख के करने की आदत डाल लेंगे, लेकिन पहले समझ तो लें क्या होता है। तो रिलेशंस डेवलप कर लेंगे, उसके बाद हम सब लोग रिलेशन डेवलप करने के बाद शुरू होगा स्ट्रेस। क्या शुरू होगा, स्ट्रेस। और स्ट्रेस में सेल्फ वेट के कारण अपना वेट ना हो तो क्या होगा, एक्सियल लोडिंग होगी तो क्या होगा, अगर क्रॉस सेक्शन सेम ना हो तो क्या होगा, वो सब करने के बाद थर्मल स्ट्रेस करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उसका नाम मोहर सर्कल। तो बेहतरीन क्लासेस होंगी। हाँ, हमारी तरफ से आप सब लोग को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के बीच में दीपावली अच्छे से मनाएं, सब लोग पटाखे फोड़िए, अच्छी अच्छी मिठाइयां खाइए। हमारी तरफ से आप सब लोग को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज से क्लासेस 2-3 दिनों के लिए बंद रहेंगी, आप सब लोग उसमें अगर क्लासेस कर सकते तो रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, एंजॉय करिए। ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपने अपनी लाइफ में। जब आप कभी ज्वाइनिंग कर लेंगे, एक एग्जांपल, अगर आप ज्वाइनिंग कर लेंगे ना तो 5 दिन की छुट्टी बहुत मोहताज हो जाएगी। जितने बच्चे लोको पायलट, जेई सब लोग हैं, सब बच्चे यही स्टेटस डालते, सर छुट्टी नहीं मिलती। तो छुट्टी ये ऐसा नहीं है, सारे जॉब में ऐसे ही है, सारे जॉब में ऐसे है कि छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, हमको भी हैप्पी दिवाली, ठीक है, आप सब लोग को भी, स्पेशली शिवांगी चौधरी जी आपको भी हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली अच्छे से आप सब लोग सेलिब्रेट करिएगा। तो छुट्टियां नौकरी करते, जो आदमी पैसा कमाने लगा वो छुट्टी नहीं कर ले पाता, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो छुट्टियों का थोड़ा रहता है, जिस दिन सिलेक्शन होगा और जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उसके बीच का जो क्षण है वो जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट पल होंगे। सिलेक्शन लिस्ट में नाम आना और सिलेक्शन के दिन का ज्वाइनिंग करना, वो दोनों बीच का जो दिन है ना, जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। ज्वाइन करने के बाद एक अपना ही अलग अंदाज होगा। गुरुजी 5 दिन की छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी, घर में फंक्शन है, उसके लिए इकट्ठा बचा बचा के साल भर मेहनत कर रहे हैं कि एक साथ 15 दिन की छुट्टी मिल जाए। सबकी अपनी अलग अलग, और 15 दिन में छुट्टी मिली तो 2 दिन 4 दिन ससुराल में रहना है, उसी में 2-4 दिन फ्लाइट में उड़े जा रहे हैं 2-4 दिन, मतलब सब बड़ी रहती है, जहां जाएंगे वहीं आपको कुछ न समस्याओं से जूझना ही जिंदगी रहेगी। लेकिन खैर चलिए, बेहतरीन समस्या से कुछ समाधान निकालते हुए बेहतरीन भविष्य की तरफ आगे बढ़ना भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सब लोग को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 1-2 कमियों को त्यागिएगा इस दिवाली में, और आने वाले समय में उन कमियों को दूर करते हुए बहुत ही बेहतर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लाइफ ऐसे ही चलती रही, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर परिवार में जरूर समय दीजिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, और फिर मिलेंगे आपको दीपावली बाद। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।